तो दैट्स वाई मैं इसके करना चाह रहा था इसको। पाइथन में ही इरादा किया है कि ये लाजमी है कि पाइथन में ही कर लूँ, या क्योंकि जब आप सारे डिस्कस करेंगे तो डेफिनेटली मेरे लिए शायद इसको समझना। हेलो। मैं अच्छा सर, मैं आपको जवाब दे दूँ इस बात का। यस मैम। सर वैसे तो इतना ये है नहीं है कि लैंग्वेजेस का बैरियर नहीं लगा रखा लीड कोड पे। आप किसी भी लैंग्वेज में जो है ना वो कर सकते हैं। मोस्टली हम जो पाइथन है वो इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसके कोड जो है ना वो शॉर्ट होते हैं, उसका सिंटैक्स इजी होता है एज कम्पेयर टू डिफरेंट लैंग्वेजेस। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, अगर आपको सी प्लस प्लस में करना है आप उसमें कर ले, लेकिन अगर आप पाइथन में शिफ्ट होना चाह रहे हैं और आपको नहीं आ रही तो हमारा 3 PM पे ना एब्सोल्यूट बिगनर्स के लिए पाइथन का सेशन भी चल रहा है, तो आप वहां से भी वो सीख सकते हैं। इसमें डिफिकल्टी की बात नहीं है। अगर आप किसी भी एक लैंग्वेज से फेमिलियर है ना तो आपको ज्यादा देर नहीं लगती किसी दूसरी लैंग्वेज को सीखने में, क्योंकि हम लोग हर लैंग्वेज में जो है ना वो सेम चीजें ही पढ़ते हैं, जैसे फॉर लूप, स्लाइसिंग, उसके साइंटैक्स, उसकी कंडीशंस, ये तो हर में होती हैं, बस लिखने का स्टाइल अपना अपना होता है। दैट डजंट मीन कि हमें कोई लैंग्वेज जो है ना वो आती नहीं है या आ नहीं सकती। तो आप जो है ना C++ में कर लें। अगर आपको लगता है कि आपको पाइथन सीखनी चाहिए अपनी आसानी के लिए या फिर साइंटेक्स को इजी बनाने के लिए, आप कंफर्टेबल करने के लिए, तो आप पाइथन की क्लास भी ले लें 3 PM पे। उससे भी आपको थोड़ी थोड़ी समझ आने लग जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आपका हाथ दोनों पे सेट हो जाएगा। ओके मैम, थैंक यू। हम्म। चलिए हम सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। सब पार्टिसिपेंट का स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है स्लाइडिंग विंडो। ठीक है, स्लाइडिंग विंडो टेक्निक है ना, वो हम यूज करते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो इस सेशन में हम क्या देखेंगे, स्लाइडिंग विंडो से रिलेटेड के स्लाइडिंग विंडो टेक्निक होती है, इसकी कुछ टाइप्स भी होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है इसको हम किन सिनेरियोज में यूज कर सकते हैं। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है सबको? जी जी मैम, आ रही है। यस मैम ठीक है, तो स्लाइडिंग विंडो क्या होती है कि ये टेक्निक जो होती है ना, इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो है ना किसी भी साइज की एक विंडो होती है। अब जैसे आप लोगों को पता है कि विंडोज के मल्टीपल साइजेस होते हैं नॉर्मली, अगर देखो तो स्मॉल साइज या मीडियम साइज या लार्ज साइज। तो इसी तरह से हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में ना एक विंडो लेते हैं जिसका कोई भी साइज हो सकता है, साइज 2 या 3, इस तरह करके हम डिफाइन कर लेते हैं। अभी हम क्या करते हैं, जो उनसे भी हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर होता है ना उसके ऊपर उस विंडो को स्लाइड करवाते हैं। और इसका पर्पस क्या होता है कि हमने जो ना कोई पैटर्न आइडेंटिफाई करना होता है, या कोई भी जो हमारे पास क्वेश्चन है ना उसकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली हमने कोई ना कोई चीज़ आइडेंटिफाई करनी होती है, उसके लिए हम एक विंडो क्रिएट करते हैं और उसे स्लाइड करवाते हैं पूरे डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर जो हमारे पास गिवन होता है। ठीक है, जो हमारे पास इनपुट डाटा होता है। तो स्लाइडिंग विंडो जो है ना उसका कोई साइज होता है जो चीज़ आपने कंसिडर करनी है, और कुछ कंटेंट्स होते हैं इनपुट के जिनके ऊपर इसे स्लाइड करना होता है। ठीक है, स्लाइडिंग विंडो की डेफिनेशन सबको होप सो क्लियर है। तो नेक्स्ट जो है ना स्लाइडिंग विंडो की कुछ टाइप्स होती हैं। वैसे इसकी काफ़ी टाइप्स होती हैं, लेकिन मोर जनरल हम जो टाइप्स लेते हैं ना वो आ जाती है फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो और डायनामिक साइज स्लाइडिंग विंडो। मतलब इसमें क्या होता है कि हमारे पास ना लेट से एनोटेट करके शो करती हूँ कि लेट से हमारे पास जो है ना एक डाटा है। ठीक है, एक एरे है, उसके अंदर जो है ना हमें लेट से एलिमेंट्स गिवन है। तो अब हमने इसमें से क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है। लेट से हमने फाइंड आउट करना है कि किन दो एलिमेंट्स का सामना मैक्सिमम होगा, 1 और 2 मैक्सिमम होगा, या फिर 2 और 3 का होगा, या फिर 3 और 4 का होगा। ठीक है, ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करते हैं उसके लिए एक स्लाइडिंग विंडो बना लेते हैं। वो अब जैसे क्वेश्चन में मैंने बोला कि हमने फाइंड आउट करना है 2 एलिमेंट्स। ठीक है, जिनका जो है ना मैक्सिमम होगा, तो हम क्या करते हैं साइज 2 की एक स्लाइडिंग विंडो बना लेते हैं।
अच्छा, जो स्लाइडिंग विंडो आपने क्रिएट कैसे करनी है और फिर उसे आइटरेट कैसे करना है, वो सारा जो तरीका है ना वो नेक्स्ट हम कवर करेंगे। फिलहाल मैं जैसे आपको बता रही हूँ कि हमारे पास स्लाइडिंग विंडो होती किस तरह से, ठीक है। तो लेट से 2 एलिमेंट्स के हमने एक स्लाइडिंग विंडो बना ली। अब आप समझ लो कि यहाँ पर ना एक विंडो बन गई है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इस विंडो के अंदर जोन से भी एलिमेंट्स गिवन है ना, उनके ऊपर कोई भी ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना है वो परफॉर्म करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट मूव करेंगे। फिर हमारे पास ये 2 एलिमेंट्स विंडो में आ जाएंगे, इनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सिमिलरली सब एलिमेंट्स जो है ना विंडो में लेकर आएंगे, उनके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अभी हमने देखा कि 2 एलिमेंट्स की विंडो लेंगे, लेकिन ज्यादा एलिमेंट्स की भी हो सकती है, मतलब 3 की या 4 की। इसका जो साइज है ना वो वेरी कर सकते हैं, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली या जो भी आपका क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये वर्क कैसे करती है। तो स्लाइडिंग विंडो टेक्निक जो होती है ना, इसमें हम यूजली क्या करते हैं कि हमने एक विंडो क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हम 2 पॉइंटर्स लेते हैं, लेफ्ट और राइट, ठीक है। लेफ्ट पॉइंटर क्या काम करता है कि विंडो स्टार्ट कहाँ से हो रही है उस चीज को स्टोर करता है। राइट पॉइंटर क्या करता है कि विंडो ने एंड कहाँ पर होना उस चीज को स्टोर करता है। लेट से हमारे पास जो है ना ये एरिया 1 2 3 4। तो हमने कहा कि जो हमारे पास लेफ्ट है ना पॉइंट आउट कर रहा है 0 इंडेक्स पे, इसको पॉइंट करेगा, ठीक है। यहाँ से हमने विंडो जो है ना उसको स्टार्ट कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है राइट पॉइंटर, वो पॉइंट कर रहा है। अब ना हमने 2 एलिमेंट्स की एक विंडो बनानी है ना, तो हमने उसका साइज 2 रखना है। उसके अकॉर्डिंगली हमने अपने लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स जो है ना उनको डिफाइन करना है। तो लेफ्ट पॉइंटर जो वो फर्स्ट एलिमेंट को जो है ना कॉल करेगा 1 को, और राइट पॉइंटर जो वो किसको करेगा, जो 2 वाला एलिमेंट होगा, मतलब 0 1 1 पे हमारे पास 2 पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स जो है ना उनमें 2 एलिमेंट। अब लेफ्ट जो है वो स्टार्ट को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, और राइट जो है ना वो एंड को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। जो है ना मेन चीजें होती हैं किसी भी स्लाइडिंग विंडो को जब आपने क्रिएट करना है तो उसमें, ठीक है, आपने लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स लेने हैं टू डिफाइन द विंडो, मतलब विंडो जो है ना उसका साइज डिफाइन करने के लिए, या किस तरह से विंडो मूव कर रही है, आप कैसे उसके अंदर एलिमेंट्स डाल रहे हो या रिमूव कर रहे हो। उस चीज का ट्रैक कीप करने के लिए हम 2 पॉइंटर्स ले लेते हैं जो लेफ्ट और राइट को पॉइंट कर रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ तो सबको क्लियर है, सब पार्टिसिपेंट्स को? हाँ, तो किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें। मैडम इसमें जो आपने ये लेफ्ट लिया या राइट लिया, ठीक है, इंडेक्स, और इसमें हम रैंडमली ले सकते हैं नंबर्स कोई भी, या एक सीक्वेंस के तहत चलना होता है? हमारे पास ना डिपेंड करते हैं आप किस तरह की स्लाइडिंग विंडो यूज कर रहे हो। अगर तो आप फिक्स यूज कर रहे हो ना, फिक्स साइज की, तो एक दफा आपने साइज डिफाइन कर लिया है ना, फिर आपने वही वाली साइज की विंडो लेनी है, मतलब 2 साइज की या 3 साइज की, खुद ही आगे आगे जो ना मूव करी जाएगी। अगर आप डायनेमिक विंडो यूज कर रहे हो तब उसका साइज जो है ना वो चेंज हो सकता है, लेकिन मूव जो है ना ये एक सीक्वेंस के साथ करेगी कि पहले एक एलिमेंट आ रहा है, फिर दूसरा आ रहा है, फिर तीसरा आ रहा है, नहीं, रैंडमली एलिमेंट नहीं आएंगे। रैंडमली ले सकते हैं, सही है। नहीं, रैंडमली नहीं, एक सीक्वेंस में आएंगे सब। अच्छा, जी, मुझे ये राइट पॉइंटर वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया कि लेफ्ट पॉइंटर तो हमारा लेफ्ट साइड पे इनिशियलाइज्ड है, तो लेफ्ट पॉइंटर हमारा राइट साइड पे मूव करता रहेगा राइट पॉइंटर की तरफ। तो हमारा जो राइट पॉइंटर है वो कांस्टेंट रहेगा या वो लेफ्ट साइड की तरफ मूव करता रहेगा? नहीं, देखिए ना, हमारे पास विंडो है 1 एंड 2। अच्छा, विंडो जो थी ना वो हमने ली थी 2 साइज की, लाइट से उसके अंदर हमारे पास आगे 2 एलिमेंट्स 1 एंड 2। अब जब हमने आगे मूव करना है, लेफ्ट पॉइंटर को मूव करवाना है, तो राइट पॉइंट, क्योंकि साइज 2 रखना है तो राइट जो है वो भी इंक्रीमेंट हो जाएगा और साइज जो है वो 2 ही रहेगा। विंडो पूरी की पूरी आगे मूव होगी, इस तरह नहीं होगा कि एक एलिमेंट मूव कर रहा है या दूसरा नहीं कर रहा है, तो ठीक है। जीरो पोजीशन पे कोई एलिमेंट नहीं रहेगा क्योंकि जीरो वाला 1 पे शिफ्ट हो गया, 1 वाला 2 पे, साइज लेकिन सेम रहेगा। बिल्कुल, हम उसे आगे मूव कर देंगे। जो पहले एलिमेंट था ना लेफ्ट वाली पोजीशन पे, वो रिमूव हो जाएगा विंडो में से,
एरे के अंदर वो रहेगा लेकिन विंडो से वो रिमूव हो जाएगा। विंडो जो है ना वो नेक्स्ट दो एलिमेंट्स को कीप कर रही होगी, आप उसे नेक्स्ट ये मूव और करोगे। इस तरह फिर साइज सेम रहेगा, साइज हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा। जी। और ये राइट एलिमेंट जो होता है ये एंड पे होता है, जैसे अगर हमारे पास इस एग्जांपल में तो 2 एलिमेंट्स थे, अगर हमारे पास 5 एलिमेंट्स हो तो जो पहला एलिमेंट होगा वहां लेफ्ट पॉइंटर होगा और जो आखिरी एलिमेंट होगा वहां राइट पॉइंटर होगा। ये जो लेफ्ट और राइट है ना, ये इनपुट डाटा के एलिमेंट्स को पॉइंट करेंगे, लेकिन बेसिकली ये ना विंडो साइज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि विंडो साइज अगर 2 है तो ये जो है ना फर्स्ट मतलब विंडो स्टार्ट कहाँ से हो रही है और एंड कहाँ पे हो रही है उस चीज को इंडिकेट करेंगे। अगर विंडो साइज 5 है तो फिर जो लेफ्ट पॉइंटर है वो विंडो साइज को ही मतलब विंडो स्टार्ट हो रही है 0 से और एंड हो रही है 5 पे, या जो भी विंडो साइज होगा ना उसके अकॉर्डिंगली रिप्रेजेंट करेंगे उससे। तो राइट पॉइंटर विंडो की जो आखिरी एलिमेंट है उस पे होगा। विंडो साइज के अकॉर्डिंग। जी जी ठीक है, थैंक यू। ऑलराइट, बाकी सबको क्लियर है? ऑलराइट, यहाँ पर जो है ना हम दो पॉइंटर्स लेते हैं, लेफ्ट और राइट, जो विंडो का जो भी साइज होगा ना उसके अकॉर्डिंगली विंडो को कीप करेंगे। नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि इनिशियली विंडो को नेम द फर्स्ट के एलिमेंट्स, ठीक है। के जो विंडो का साइज प्रेजेंट कर रहा होता है, मतलब जैसे हमने यहाँ पे बोला ना कि टू साइज है विंडो का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विंडो जो है ना उसमें सिर्फ दो एलिमेंट्स होंगे जो स्टार्टिंग टू एलिमेंट्स हैं। नेक्स्ट जब आप मूव करोगे तो रहने विंडो के अंदर टू एलिमेंट्स हैं, वो क्या करेगी जो प्रीवियस एलिमेंट होगा ना उनको रिमूव करती जाएगी और नेक्स्ट एलिमेंट्स को ऐड करती जाएगी, इस तरह से करके वो मूव करेगी। सेम चीज जब नेक्स्ट बताया कि देन विंडो स्लाइड्स करती है टुवर्ड्स राइट, ऐसे ऐसे वो क्या करती है एक एक एलिमेंट को ऐड करती जाती है, जो विंडो के कंटेंट्स है ना वो अपडेट होते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये किस तरह से होगा, अब हमारे पास यहाँ पर जो डाटा था ना, जो इनपुट थी उसमें था 1 2 3 4, तो स्टार्ट पे हमारे पास विंडो जो थी उसमें क्या चीज़ है 1 एंड 2, ठीक है, ये दो एलिमेंट्स आएंगे। जब विंडो नेक्स्ट मूव करेगी ना तो वो क्या करेगी 1 को रिमूव कर देगी और 2 से नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास 3 है वो 3 को ऐड कर लेगी। अब हमारे पास विंडो में क्या आ जाएगा 2 एंड 3, ठीक है। नेक्स्ट अगेन जब विंडो मूव करेगी ना तो 2 को रिमूव कर देगी और 3 नेक्स्ट जो एलिमेंट है 4 उसको ऐड कर लेगी, तो हमारे पास विंडो के अंदर आ जाएगा 3 एंड इस तरह से करके ना हर आइटरेशन में क्या होता है कि प्रीवियस एलिमेंट रिमूव हो जाता है और एलिमेंट ऐड हो जाता है, और ठीक है इस तरह से करके स्लाइडिंग विंडो जो मूव करती है। ओके, नेक्स्ट इसमें दिस प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द राइट पॉइंट रीच द एंड ऑफ द एरे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 4 एलिमेंट तक देखा, 4 जो एलिमेंट था ना उसके बाद कोई एलिमेंट नहीं है एरे में, तो यहाँ तक जो है ना ये मूव करेगी। उसके बाद यहाँ तक जो भी हमारे पास आंसर आया होगा ना, जो भी आप फाइंड आउट कर रहे हो क्वेश्चन में, वो चीज़ हम अपडेट कर देंगे। और जो स्लाइडिंग विंडो टेक्निक होती है इसे आप फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों सिनेरियोज में जो है ना यूज कर सकते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ तो हमने लिया था फिक्स साइज, ये दो एलिमेंट्स होने चाहिए विंडो के अंदर, लेकिन मल्टीपल भी हो सकते हैं कि पहले जो इसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं फिर 3 कर लिए फिर 4 कर लिए, इस तरह से, ठीक है। इसके रिलेटेड जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना फिक्स स्लाइडिंग विंडो के या फिर डायनेमिक स्लाइडिंग विंडो के, तो देन जो है ना ये थोड़ा ज़्यादा डिटेल में आ जाएगा। अभी ये सिर्फ कॉन्सेप्ट है कि हम स्लाइडिंग विंडो यूज़ करते हैं। अब स्लाइडिंग विंडो जो है ना एक ऑप्टिमल अप्रोच है, मतलब जैसे यही क्वेश्चन है तो इसके लिए किसी के माइंड में कोई इंट्यूशन है कि हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे, मतलब मैक्सिमम सम आपने फाइंड आउट करना है दो एलिमेंट्स का, तो इसके लिए अगर आप स्लाइडिंग विंडो यूज नहीं कर रहे, ब्रूट फोर्स अप्रोच यूज कर रहे हो, तो किस तरह से करोगे? किसी का कोई व्यू कि हम किस तरह से ब्रूट फोर्स वे में फाइंड आउट करेंगे? में दो फोर लूप्स लगेंगे, उसमें ना कहते हैं सब एलिमेंट ट्रेवर्स होके दोनों को ऐड करके ना, और फिर कंपेयर करेंगे, अपडेट करते रहेंगे हम अपना मैक्सिमम सम, अगर वो पिछले वाले से ग्रेटर है तो फिर वो अपडेट कर देंगे, इस तरह होगा। Exactly. हम इस तरह नॉर्मली हम इस तरह से करते रहे हैं कि दो फॉर लूप्स लगा लो, ठीक है, नेस्टेड लूप लगेगी, ये चारों एलिमेंट्स जो है ना एरे के, ये चारों ही एक दूसरे के साथ जो है ना बारी बारी इनको हम कंप्यूट करेंगे, सब एलिमेंट्स का आपस में सम फाइंड करेंगे।
जिन दो का मैक्सिमम होगा उनको हम रिटर्न कर देंगे। तो इसके लिए जो है ना, छोटे साइज की एरेज पे तो ये ठीक से चल जाते हैं, लेकिन अगर बहुत ज्यादा एलिमेंट्स हमारे पास आ गए तो फिर ये काफी जो है ना इनएफिशिएंट हो जाता है और टाइम बहुत ज्यादा लगता है, स्पेस भी बहुत ज्यादा यूटिलाइज हो जाती है। तो इसलिए हम स्लाइडिंग विंडो टेक्निक यूज करते हैं। ठीक है, वर्किंग सबको क्लियर है? किसी का इसमें कोई क्वेश्चन? किसी को भी कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अगर कोई सजेशंस। अच्छा, ये कब कब यूज करना है हमने? स्लाइडिंग विंडो टेक्निक, इसकी ना नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जांपल्स वगैरह कि किस तरह के प्रॉब्लम से हम इन्हें यूज कर सकते हैं। मैम मेरा क्वेश्चन है, जी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल मिस मलिया, आपके मैं आवाज कह पे। मैं क्या कह रही हूँ, अगर फॉर एग्जांपल आपने कहा ना कि हम लेफ्ट को मूव कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये वाली विंडो आगे शिफ्ट हो जाएगी तो वो भी ये वाला दे देगा हमें। तो अगर इसी तरह हमारा अगर राइट किस तरह, फिर अगर आपने कहा ना राइट जो होता है वो हमारे लास्ट पे होता है, तो राइट को हम अगर मूव करेंगे तो वो फिर उसको क्या किस तरह करेगा, बैकवर्ड मूव करेगा या फिर फॉरवर्ड मूव करेगा? राइट फॉरवर्ड मूव करेगा ना। उसमें 2 पॉइंटर्स में तो हम ये करते थे ना कि, मगर 2 पॉइंटर्स में तो हम इस तरह करते थे ना, तो लेफ्ट आगे मूव करता था और राइट बैकवर्ड मूव करता था। बट इसमें क्या होगा, आपने कहा कि एरे के जो लास्ट वाली पोजीशन होगी वो हमारी देखिए राइट पॉइंटर होगा ना वहाँ पे, इसमें भी आगे फॉरवर्ड मूव करेगा राइट? अच्छा, नहीं नहीं, 2 पॉइंटर्स में हम इस तरह से कर रहे थे कि एक पॉइंटर जो है ना वो हमने स्टार्ट पे ले लिया, एक पॉइंटर हमने एंड पे ले लिया। वो हम ले रहे थे जो हमारे पास इनपुट डाटा था ना उस पे, कि उसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 2 पॉइंटर्स के फर्स्ट पॉइंटर को इंडिकेट कर रहा है, और उस इनपुट डाटा का जो लास्ट एलिमेंट है वो सेकंड पॉइंटर को इंडिकेट कर रहा है। लेकिन इसमें ना हमने एक विंडो ली है, साइज उसका है 2। ठीक है, तो यहाँ पर वैसे अगर हम इसकी कोई विजुअलाइजेशन देख लेना तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये एक विंडो की तरह आती है जो कि ना बारी बारी मूव करती है फॉरवर्ड, है ना, वो एज अ होल मूव करेगी। मैम एल्गोरिदम साथ में लिखे हैं फिर वो आएगा। जी मैम स्लाइडिंग विंडो इन पाइथन लिखें फिर आ जाएगा। अच्छा, इस वजह से यहाँ पर भी मैंने स्लाइडिंग अच्छी दी हुई है। जिस तरह आप ये देखिए, हाँ ये वाला जो इमेज है, कि हमारे पास ना 4 एलिमेंट्स है विंडो के, फिर जब आप नेक्स्ट मूव करते हो तो 1 रिमूव हो जाएगा और 6 ऐड हो जाएगा इस विंडो में। मतलब विंडो का जो साइज है ना, विंडो ने एज अ होल मूव करना है, और एलिमेंट्स जो है ना उसके अंदर वो अपडेट होते रहेंगे। ठीक है, आपने फॉरवर्ड मूव करना है जिस तरह डेटा पॉइंट्स जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। इसमें लिया आपको क्लियर है कि ये विंडो जो है ना इस तरह से मूव करती है। इसमें लेफ्ट और राइट दोनों पॉइंटर्स जो है ना वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही मूव करेंगे, जैसे जैसे हमारी विंडो जो है वो नेक्स्ट आएगी। हाँ ठीक है, क्लियर हो गया। बस यही पूछना था कि वो आई थिंक विंडो साइज पे डिपेंड कर रहा है, ऐसे ही जी है ना? जी ठीक हो गया। सही। बाकी सबको वर्किंग इसकी क्लियर है? हाँ जी, जब क्वेश्चन करेंगे ना तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एग्जैक्ट। अच्छा, नेक्स्ट इसके एग्जांपल्स हैं। ये अभी एक पार्टिसिपेंट पूछ रहे थे कि हम किन सिनेरियोज में से यूज कर सकते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस होप्सो लीड कोड पे गिवन होंगे कि हम किस तरह से इसे यूज कर सकते हैं। मैक्सिमम सब एरे ऑफ साइज के, तो अभी हमने जिस तरह से देखा है ना कि साइज 2 की कोई सब एरे है, ठीक है, तो उस मतलब हमारे पास एक पूरा इनपुट डाटा है, उसमें से साइज 2 के मल्टीपल सब एरेज है, तो सबसे ज्यादा सम किसका होगा वो चीज फाइंड आउट करो। तो वो हम स्लाइडिंग विंडो को यूज करके कर सकते हैं। और लॉन्गेस्ट सब एरे विद सम ऑफ 0, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हो। और भी बहुत सारे स्लाइडिंग विंडो के क्वेश्चन है, ठीक है, जो आप लोग नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट आ जाते हैं इसके एप्लीकेशंस। ये स्लाइडिंग विंडो जो है ना यूज कहाँ पे होती है? एक तो ये प्रोग्रामिंग में यूज होती है, ठीक है, कोडिंग में हम इसे यूज करते हैं।
एरे मैनिपुलेशन प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं कि एरे में से जो है ना किसी सब एरे का मैक्सिमम सम बता दो या फिर कोई भी पैटर्न आइडेंटिफाई कर दो। इसको जो है ना स्ट्रिंग प्रोसेसिंग प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं। मतलब कि हमारे पास बिल्कुल जैसे एरे गिवन है ना, उसी तरह से हमारे पास एक स्ट्रिंग है और हम उसमें से जो है ना कोई चीज़ फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए यूज कर सकते हैं। बाकी इसके ना स्लाइडिंग विंडो की दूसरी डोमेन्स में भी काफ़ी एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, ये वैसे हमारे इतने कंसर्न की नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि नेटवर्किंग में भी यूज़ होती है, डेटा कंप्रेशन के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हो, इमेज प्रोसेसिंग में, मशीन लर्निंग में काफ़ी डोमेन्स है जिनमें जो है ना हम स्लाइडिंग विंडो टेक्निक जो है इसे यूज़ कर सकते हैं। ये जो प्रोग्रामिंग की हद तक लिमिटेड नहीं है। नेक्स्ट जो है ना बताइए कि इससे हम स्ट्रिंग सर्चिंग में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या चीज़ आती है कि आप क्या करते हो, लेट्स से हमारे पास जो है ना एक स्ट्रिंग है। ठीक है, वेट, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्ट्रिंग है ये वाली। ठीक है, तो अब इसमें आपने करना क्या है कि कोई पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो कि बी और सी को फाइंड आउट करना है, तो हम इस ये जो स्ट्रिंग है ना इसको ट्रेवर्स करेंगे और ये चेक करेंगे कि अगर तो हमें पैटर्न मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो नेक्स्ट मूव करो, कंटिन्यू करो। ठीक है, इस तरह से करके आप स्ट्रिंग्स में स्लाइडिंग विंडोज को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आप इसे इमेज प्रोसेसिंग में भी यूज कर सकते हो। अब इमेजेस जो होते हैं ना वो बैकएंड पे हमारे पास मैट्रिसेस के फॉर्म में स्टोर होते हैं। ठीक है, काफी डेटा पॉइंट्स हैं, तो उनमें अगर आपने कोई पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने हैं तो हम स्लाइडिंग विंडो को यूज कर सकते हैं। उसके थ्रू हर एक इमेज के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं ना उनको एनालाइज करते हैं और फिर चेक करते हैं, लाइक कंपेयर करते हैं उन्हें कि जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड है वो मैच हो रही है या नहीं। ठीक है, इस तरह से करके इमेजेस में से मल्टीपल आप जो है ना फीचर्स उनके डिटेक्ट कर सकते हो स्लाइडिंग विंडो टेक्निक को यूज करके। नेक्स्ट हम इसे डेटा कंप्रेशन भी कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल डेटा पॉइंट्स आपके पास सब जोन से सिमिलर होंगे ना, जैसे हमारे पास काफी सारा डाटा जो होता है वो रिडंडेंट होता है, तो हम क्या करेंगे कि उसको कंप्रेस कर लेंगे। ठीक है, स्लाइडिंग विंडो टेक्निक को यूज करके। बहरहाल ज़्यादा हमारा जो कंसर्न होगा ना वो होगा कि हम इसे प्रोग्रामिंग में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए जो ना इसकी कुछ लिमिटेशंस और कंसिडरेशंस आ जाती हैं कि एक तो आपने विंडो साइज़ होते हैं ना उसको कंसिडर करना होता है। विंडो साइज़ मतलब आपने स्मॉल साइज़ की विंडो रखनी है या फिर लार्ज साइज़ की रखनी है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की विंडो ले लोगे ना तो उससे क्या होगा कि कंप्यूटेशन टाइम ज़्यादा लगेगा, मेमोरी भी ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, और अगर आप बहुत कम साइज़ की लेते हो तो हो सकता है कि जो चीज़ आपको चाहिए वो भी आप आइडेंटिफाई ना कर सको। ठीक है, विंडो साइज़ जो होता है ना वो बहुत अच्छे से डिफाइन करना होता है, लेकिन हमारे पास डेटा टाइप ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं ना वो भी एक मतलब ये एक फैक्टर है जो कि कंसिडर है जो स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिदम को यूज़ करते हो। इसमें क्या होता है कि अगर तो हमारे पास है ना इंटीजर डेटा टाइप, अब ये चीज़ें जो है ना ये लाइक हमने बेसिक्स में पढ़ी थी कि इंटीजर जो होता है वो कितने केबी स्टोर करता है बैकएंड में, कितने बाइट स्टोर करता है, और स्ट्रिंग जो होती है उसको कितने बाइट्स रिक्वायर्ड होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आ जाता है कि कौन सा डेटा टाइप आप यूज़ कर रहे हो और वो कितनी कंप्यूटेशन लेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक चीज़ है कि जो एल्गोरिथम है ये ऑफलाइन टाइम में कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए होता क्योंकि इसने एक ही दफ़ा इटरेट करना है पूरे के पूरे डाटा के ऊपर, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ना आपके पास इसने उनको एक एक दफ़ा ट्रेवर्स करना है और एल्गोरिदम जो है ना उसने रन हो जाना है। सेकंड इसकी जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी होती है ना वो ऑफ वन होती है कि जो विंडो साइज एक दफ़ा आपने डिक्लेयर कर दिया वही रहना है। ये मैं बता रही हूँ फिक्स साइज विंडो के केस में। अगर आप डायनामिक यूज़ कर रहे हो ना तो फिर जो मैक्सिमम विंडो साइज आएगा उसके अकॉर्डिंगली इसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक स्लाइडिंग विंडोज जो है वो हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशंस होते हैं इनकी, एल्गोरिदम इसका किस तरह से रन होता है, हम कुछ पॉइंटर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, स्लाइडिंग विंडो के साइज को स्टोर करने के लिए। ओके, देन ये जो एक बहुत अच्छी और ऑप्टिमल अप्रोच है, और यू नीड टू आइडेंटिफाई कि किस तरह के सिनेरियोज में आप इसे यूज़ कर सकते हो। जब आपने लाइक सब एरेज को कंप्यूट करना है तो आप नॉर्मली स्लाइडिंग विंडोज यूज़ करते हो। ठीक है, या फिर कोई पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना है बिग डेटा सेट में से तो हम नॉर्मली स्लाइडिंग विंडोज यूज़ करते हैं। तो यहाँ तक जो है ना स्लाइडिंग विंडोज का इंट्रो था थोड़ा। ठीक है, अगर किसी को इसमें से कोई डिफिकल्टी कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग पूछ लें। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
मैडम इसकी साइज के बारे में जैसे आपने कहा कि इसका साइज जो है वो बहुत सोच समझ के या इस तरह रखना होता है, तो इसकी एग्जांपल के थ्रू जो है क्लियर होगा, या अभी आप बता सकते हैं एग्जांपल को इसकी, वो किस सेंस में आपने कहा साइज, जैसे कंप्यूटेशन के लिए बड़ा साइज रखेंगे तो मसला हो सकता है या क्या, या टाइम। अच्छा, ये ऐसे है कि आपके पास जो है ना एक डेटा सेट गिवन है और आपने एक विंडो क्रिएट कर लिया जो कि 10 एलिमेंट्स के है। तो जब विंडो नेक्स्ट मूव करेगी ना तो उसके लिए वो अगेन 10 एलिमेंट्स को लेगी, ठीक है। तो इस तरह से एक तो उस विंडो के एलिमेंट्स के ऊपर कोई भी जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसमें जो है ना आपकी पावर लगेगी, मेमोरी लगेगी। सेकंड, उस विंडो को स्टोर करने के लिए भी जो है ना मेमोरी रिक्वायर्ड होगी। तो साइज जो है ना वो इस चीज में आ जाता है कि अगर आप एक छोटी विंडो रखते हो तो वो जब वो ज्यादा मतलब वो कम रिसोर्सेज यूज करेगी, और अगर आप एक बड़े साइज की विंडो रखते हो तो वो ज्यादा रिसोर्सेज यूज करेगी। लेकिन ये चीज ज्यादा आ जाती है हमारी इनपुट के ऊपर, मतलब हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपने फाइंड आउट क्या करना है, उसके अकॉर्डिंगली हम डिफाइन करेंगे कि विंडो का साइज क्या होगा। वो डेफिनेटली इसकी एरे के साइज पे भी डिपेंड करता होगा ना, नहीं, एरे या के साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, हमारी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना सही सही, थैंक यू। है। बाकी सब पार्टिसिपेंट्स को क्लियर है? मैम मेरा एक क्वेश्चन था। मैम कल मैं टॉपिक को ना गो थ्रू कर रही थी, तो उसमें ना सब एरे की कंटिन्यूटी पे बात की गई थी। मैम आपको थोड़ा आइडिया है इसके बारे में, ये किस तरह से होता है स्लाइडिंग विंडो में? मैम आपने क्या कहा, सब एरे के? कंटिन्यूटी पे बात की गई थी कि ये कंटिन्यूस होती है, कुछ इस तरह से कोई बात की गई थी। और नहीं भी वो इस तरह से होगा कि कंटिन्यूअसली मूव करती है कंप्लीट एरे पे, राइट। मे भी इस कॉन्टेक्स्ट में बात की हुई हो कि हमारे पास जो है ना एक एरे है, ठीक है, कंप्लीट, और हमें एक विंडो लेते हैं जो कि स्लाइड थ्रू, ठीक है, स्लाइड थ्रू द होल एरे वो मूव करती है। तो इस तरह से कंटिन्यूअसली वो अपडेट होती रहती है, नए एलिमेंट्स को ऐड करती है, प्रीवियस वंस को रिमूव करती है और ऑपरेशंस परफॉर्म करती है। शायद वो इस वजह से उसके अंदर हो रही हो कि मतलब आप एरे के अंदर कोई भी दो एलिमेंट्स रैंडमली नहीं उठा सकते स्टैटिक विंडो के लिए। इस सेंस में जैसे आपने कंटिन्यूस आपने उठाने होते हैं तो रैंडमली आप नहीं उठा सकते। तो एक आप एंड से उठा लो, एक आप बीच में से उठा लो, तो वो आप उसकी विंडो नहीं बना सकते। आप उसको एक कंटिन्यूस सीक्वेंस के अंदर आपकी विंडो होनी चाहिए। ये भी हो सकता है। ठीक मैम। हेलो मैम। जी जी। मैडम अगर हम कंटिन्यूसली ये विंडो काम करती है तो जैसे, तो उसमें अगर हमने मैक्सिमम कोई दो वैल्यूज का सम मैक्सिमम निकालना है, सही है, तो वो तो कंटिन्यूसली मूव करेगी वन बाय वन, ठीक है। तो उसमें फॉर एग्जांपल पहला नंबर अगर बड़ा है और आखिरी छोटा है, तो वो इस तरह मैक्सिमम सम पॉसिबल हो जाएगा। उसके लिए तो है ना, वो मैक्स बिल्कुल। का आपका फंक्शन यूज होगा ना। आप सब सही। चेक करोगे और उसके अंदर फिर आपका जो मैक्स होगा, मतलब पुराना मैक्स और जो आपके ये दो एलिमेंट्स का मैक्स होगा, उस हिसाब से जो आपका ज्यादा होगा वो आपके सम के अंदर स्टोर हो जाएगा मैक्स फंक्शन। बिल्कुल इसी तरह से जैसे जैसे विंडोज है ना, मतलब अभी करंटली हमने दो एलिमेंट्स लिए विंडो के अंदर, उनका सम ले लिया। फिर जब विंडो अपडेट हुई तो फिर दो एलिमेंट्स आए थे, उनका भी सम ले लिया और कंपेयर कर लिया प्रीवियस सम को करंट सम से। जो मैक्सिमम आएगा ना वो स्टोर हो जाएगा, और सही फिर जब बात आप नेक्स्ट कंप्यूट करोगे तो वो उसके साथ कंपेयर होता रहेगा। है, ठीक। गॉट इट, थैंक यू। चलिए, अगर सब पार्टिसिपेंट्स को क्लियर है तो हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मैम मुस्कान, आप स्क्रीन शेयर करेंगी? जी मैम। चलिए मैं इसको करती हूँ।
मैम के जी मैडम मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ? जी जी अच्छा मैडम, जैसे सी प्लस प्लस में हम एक टाइप का डाटा लेते हैं, इन टाइप का मिसाल के तौर पर, तो उसमें हम इन टाइप का ही डाटा स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें भी पाइथन में भी ऐसा ही होता है, या कोई इसमें हम स्ट्रिंग वगैरह सारा कुछ स्टोर कर सकते हैं एक किसी एरे में? पाइथन में जो लिस्ट होती है ना, बेसिकली वो हर तरह का डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल जैसे एरेज होती हैं उसकी तरह नहीं होती, उसकी थोड़ी मॉडिफिकेशन होती है। ठीक है, इसमें आप मल्टीपल टाइप्स का डेटा भी स्टोर कर सकते हैं एक ही लिस्ट के अंदर, स्ट्रिंग भी, सही इंटीजर भी। और सही है मैम, थैंक यू। ठीक है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक। काफी सारे लोगों ने इस क्वेश्चन को पहले भी देखा होगा, काफी फेमस क्वेश्चन है। तो इसमें हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन को रीड करना चाह रहा है तो यू कैन रीड, अदरवाइज मैं फिर खुद से कर लेती हूँ। कोई पार्टिसिपेंट में से रीड करना चाह रहा है क्वेश्चन को? ओके। तो हमारे पास क्वेश्चन है, यू आर गिवन एन एरे प्राइसेस एंड प्राइसेस आई इन द प्राइस ऑफ अ गिवन स्टॉक ऑन द ith डे। हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल मैं एक ग्राफ के अकॉर्डिंगली आपको समझाऊं तो हमारे पास यहाँ पर जी प्राइसेस हैं y एक्सिस पर, और x एक्सिस पर हमारे पास डेज हैं जिनके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, तो हमारे पास अगर हम मैक्सिमाइज करते हैं अपने प्रॉफिट को तो हम एक डे लेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये प्राइसेस हैं, हमारे पास ये एरे है 715364। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से एक डे जो है सिंगल डे उसको पिक करेंगे फॉर बाय, और एक दूसरे डे को पिक करेंगे फॉर सेल। तो यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन को देख के एक लॉजिक लगाती हूँ तो बड़ा सिंपल सा है कि मैं क्या करूंगी कि मैं देखूंगी सबसे जो मिनिमम मेरे पास इस वक्त एरे के अंदर एलिमेंट है, डिजिट है, वो 1 है। तो मैं कहूंगी कि ये बाय है डे 1 का, और मैं फिर देखूंगी कि मैक्सिमम कौन सा है। तो यहाँ पर सबको मैक्सिमम तो 7 ही नजर आ रहा होगा, लेकिन हम 7 नहीं लेंगे। इसका रीजन मैं बाद में बताऊंगी। हम लेंगे इससे कम, यानी कि 6, जो कि 5th डे की हमारे पास सेल है। तो हम क्या कहेंगे कि प्रॉफिट मालूम करने के लिए हम मैक्सिमम माइनस मिनिमम करेंगे, 6 - 1, जो कि हमारे को 5 मिलेगा, रिटर्न करेगा। तो जो हमारा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो स्टोर हो जाएगा हमारे आंसर में। अब यहाँ पे एक चीज इस तरह से है, मैं इसको कुछ इस तरह से समझाना चाह रही हूँ कि मेरे पास ये मैंने ले लिया है, समझें, एक ग्राफ समझाने के लिए। ये मेरे पास है प्राइसेस, ये मेरे पास है डेज। अब मेरे पास प्राइसेस जो हैं वो कितने इंडेक्स हैं मेरे पास? 0, 1, 2, सॉरी फॉर एनोटेशन सही नहीं हो रही है, 4 एंड 5। सही है, तो यहाँ पे मैंने ले लिए अपने हिसाब से 3, 4, 5, 6, 7 कि मेरे पास हाईएस्ट प्राइस जो इस वक्त है ना वो 7 है। सही है, अब मैं एक्स एक्सिस पे ले लेती हूँ आपके पास रैंडमली कुछ पिक कर लेती हूँ पॉइंट। सो डे 1 पे जो मेरे पास सेल हुई है, अगर मैं पॉइंटर्स की बात कर रही हूँ तो मेरा जो लेफ्ट पॉइंटर है वो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है बाय को, बाइंग, और राइट जो मेरा पॉइंटर है वो इंडिकेट कर रहा है सेल को। ठीक है, डे 1 पर, इस वाले डे पर जो मेरे पास प्राइस है वो है 7, यहाँ पर है। ठीक है, अब मैंने 7 क्यों नहीं लिया?
ये एक क्वेश्चन था जो मैं इन द एंड बताऊंगी कि 7 क्यों नहीं हमने दिया फॉर दी मैक्सिमम सेलिंग। मेरे पास 7 है, ठीक है। अब डे 2 पे मेरे पास आता है 1 जो कि कुछ यहाँ पे होगा। अब डे 3 पे मेरे पास आता है 5 जो कि कुछ यहाँ पे होगा। फिर मेरे पास आता है डे 4 पर 3, उसको आप रखें यहाँ पे। और डे आगे जो है मेरे पास 4, उस पे आता है 6 जो कि होगा यहाँ पे। और फिर लास्ट डे जो मेरे पास है उस पे आता है 4 जो कि होगा यहाँ पे, ठीक है। अब एक चीज क्लियर है कि जब मैं बाय करती हूँ, हमें बाय जो करना है, अच्छा इस एक टेक्निक जो मैंने पढ़ी थी स्लाइडिंग विंडो के बारे में कि आप बाय करते हो लोअर वैल्यू पे और सेल करते हो फॉर हायर वैल्यू, ठीक है। तो आपने यहाँ पे आपने ये डाउनवर्ड मेरा ग्राफ जा रहा है कि बता रहा है कि मैंने बाय किया है एट अ मिनिमम पॉइंट 1, उसके बाद मैं सेल कर रही हूँ एट अ हायर पॉइंट 5। अब यहाँ पे मेरा 7 है, ये मेरा 5 है, ये मेरा 1 है, ठीक है। अगर फॉर द कॉमन सेंस अगर मैं बात करूं तो मुझे एरे में नजर आ रहा है कि मेरे पास जो मिनिमम यहाँ पर जो प्राइस है वो मेरे पास 1 है। अब मैं यहाँ तो मुझे पता चल गया 1 है, तो यानी कि मुझे पता है कि मेरा एक पॉइंटर जो है वो स्टक होगा यहाँ पे फॉर दी लॉजिक। अब मैं फिर जाती हूँ, फिर मैंने क्या करा है कि मेरे पास एक पॉइंटर है लेफ्ट, जैसे कि मैम ने बताया कि हमारे पास जो टाइम है इस वक्त वो यूनिट डायरेक्शनल है। तो यूनिट डायरेक्शनल का मतलब ये है कि मेरे पास जो पॉइंटर है वो मूव करेगा इस फॉरवर्ड डायरेक्शन में। 2 पॉइंटर्स में तो जैसे कि बताया था कि कुछ इस तरह से मूवमेंट होती है, लेकिन स्लाइडिंग विंडो में क्या होता है, यूनिट डायरेक्शनल मूवमेंट होती है। तो मेरा जो राइट पॉइंटर है ना वो इस वक्त यहाँ पर है, ठीक है। अब मैंने 7 को कंसीडर क्यों नहीं किया कि एक यहाँ पर एक ये वाला पॉइंट भी है कि जब तक आप बाय नहीं करोगे तो आप सेल कैसे करोगे। तो यहाँ पर तो मैंने कोई बाय किया ही नहीं, ये डायरेक्टली ये मेरा 7 से बाय हुआ है। मैं यहाँ पर चेंज करती हूँ ये कलर, हाँ जी। ये यहाँ पे जो हुआ है ये हुआ है बाय 7 से 1 की तरफ, ठीक है। यहाँ पर ये बाय हुआ है, तो यहाँ बाय होने के बाद सेल हुआ है। अब मेरे पास ये डिक्रीज जो बता रहा है, डिक्रीज और ये डाउनवर्ड ग्राफ डायरेक्शन जो है ये बता रही है कि ये जो चीज है ये मैंने पहले बाय की है, उसके बाद मैंने इसको सेल किया है। अब रही ये वाली बात, ये पॉइंटेड में बना रही हूँ जो कि यहाँ पर है नहीं। अब मैंने यहाँ पे अगर मैं पहले कुछ बाय करती तो 7 पे जाके वो सेल होता। अब 7 से आगे क्या है, कोई एलिमेंट नहीं है, कोई मेरे पास प्राइस नहीं है जो कि मैं उसको प्रॉफिट के जरिए 7 को से माइनस करा के चेक करूं कि मेरे पास मैक्सिमम जो प्रॉफिट आ रहा है वो क्या है। तो इसलिए हमारा क्या है कि लेफ्ट पॉइंटर इस वक्त मेरा यहाँ पर था और राइट पॉइंटर मेरा इस वक्त यहाँ था। तो अब मेरा जो लेफ्ट पॉइंटर है ना मूव करके 1 पे आएगा और राइट पॉइंटर मूव करके R पे 5 पे जाएगा। तो अब मेरा यहाँ पर ये यहाँ से गया, ये लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पे आ गया। अब लेफ्ट पॉइंटर जो था मेरा वो बाय पर था। अब इसने चेक किया कि ये जो वैल्यू है ये तो मिनिमम है 1 पर है। अब ये आगे इसने सेल किया 5 पे, अभी 5 पे आ गया। अब इसी तरह से ये वैल्यू यहाँ पे गई, इस वाले पॉइंट पर ये डिक्रीज हुई, फिर इसने दोबारा सेल किया, फिर दोबारा बाय किया और आखिर में जी सेल हुआ है। अब ये क्या करेगा, लेफ्ट पॉइंटर को तो मिनिमम वैल्यू मिल गई है, अब ये 1 बाय 1 आगे मूव करता जाएगा। अब ये मूव इस तरह करेगा कि राइट पॉइंटर यहाँ पे आ गया, चूंकि लेफ्ट यहाँ पे आ गया है। अब राइट यहाँ पे आया तो उसने देखा है कि मेरे पास 5 है। अब इसने क्या करा है, मैक्सिमम वैल्यू ली एक 5 और उसको माइनस करवाया तो फाइंड द प्रॉफिट 1 से, क्योंकि मिनिमम वैल्यू इस वक्त मेरे पास 1 है और मैक्सिमम वैल्यू इस वक्त मेरे पास 5 है। तो मेरे पास जो प्रॉफिट आया है वो मेरे पास क्या आया है 4, ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब ये आगे जाएगा, आगे जाएगा तो इसके पास तो मिनिमम वैल्यू पहले से मौजूद है 1, तो हमारा जो राइट पॉइंटर है वो मूव होगा और वो मूव होकर एक स्टेप और आगे जाएगा। एक स्टेप और आगे जाता है तो वो देखता है कि अब जो उसके पास वैल्यू आई है वो आई है 3। अब वो 3 जो मैक्सिमम वैल्यू उसको वो माइनस करवाएगा मिनिमम वैल्यू 1 से, तो उसके पास क्या आएगा, प्रॉफिट 2 आ जाएगा। इस तरह जब वो आगे बढ़ता जाएगा तो एक पॉइंट आएगा ये वाला
जिसपे उसके पास वैल्यू होगी 6। अब वो 6 वैल्यू आ गई है। अब 6 मुझे एरे में भी नजर आ रहा है कि 6 इज द मैक्सिमम वैल्यू। तो ये क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू को माइनस करेगा मिनिमम वैल्यू से, और ये मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो रिटर्न करवाएगा मुझे 5। सही है। उसके बाद आखिरी वाला जो मेरा स्टेप रहता है वो होता है 4। 4 को जब मैं माइनस करवा दूंगी मिनिमम वैल्यू से, तो मेरे पास मेरे पास आ जाएगा 3। अब इस सब में से मुझे नजर आ रहा है कि मेरे पास जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो है 5। तो मैंने क्या रिटर्न करवाया है 5। तो पॉइंटर जो आर है वो तब तक मूव करेगा जब तक उसको मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं मिल जाएगा, और लेफ्ट पॉइंटर मेरा स्टक हुआ है मिनिमम पॉइंट पे, क्योंकि उसको एक मिनिमम जो वैल्यू है वो मिल गई है। अब यहाँ से 7 क्यों नहीं है, एक तो मैंने कुछ बाय नहीं किया तो मैं सेल कहाँ से करूंगी, तो इसलिए भी मैंने 7 नहीं लिया। और दूसरी चीज ये वाली बात है कि जब आप प्रॉफिट नहीं होता है कि आप बाय करवाते हो, सॉरी सेल से करवाते हो आप माइनस बाय को, ये सेल माइनस होता है बाय में से, तो आपको जनाब रेटिंग होता है बाय माइनस सेल नहीं होता, अदरवाइज तो वो तो नेगेटिव आ जाएगा। एक मिनट जी क्या कह रही हैं आप? मैं ये कह रही हूँ कि अगर हम सेल माइनस बाय करते हैं तो उससे तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। आप बाय माइनस सेल कर रहे हो, आपने कहा कि एल पॉइंटर हमारा बाय को अप्रोच कर रहा है और जो आर है वो हमारा राइट पॉइंटर वो सेल को कर रहा है। जी जी तो अगर हम बाय में से सेल माइनस करेंगे तभी हमारे पास पॉजिटिव आउटपुट आएगी, अदरवाइज तो नेगेटिव। जी जी ऐसे ही है। एक और क्वेश्चन है कि आपने कहा ना कि 7 को हम इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे, ये कि हाँ आपने कुछ बाय नहीं किया, मगर आप कह रहे हो कि जो फर्स्ट हमारा एल पॉइंटर है वो बाय कर रहा है ना, ऐसे ही है ना। तो 7 पे जाके हम बाय कर रहे हैं, तो हम उस पे बाय तो कर रहे हैं, बट ये आई थिंक उसके पास सेल का कोई वेरिएबल नहीं है, इस वजह से वो उसमें से माइनस नहीं कर सकता, इस वजह से वो फिर हम उस इंडेक्स को कंसीडर नहीं कर रहे, ऐसे ही है ना। मैम ऐसा ही है, क्योंकि जब तक बाय नहीं होगी तो हम सेल मतलब किस तरह से करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपने डे 1 पे बाय करनी है। अब अगर मैं बाय यहाँ पे कर रही हूँ और सेल यहाँ पे कर रही हूँ तो मेरे पास नेगेटिव आउटपुट आएगा, ठीक है। तो नेगेटिव आएगा तो प्रॉफिट तो कभी नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि आगे मूव कर जाएंगे फॉरवर्ड। तो ये बेसिकली एक रफली अप्रोच थी, जो मैंने थोड़ा सा समझाया है कि ग्राफिकली मैं इस क्वेश्चन को मैं किस तरह से देख रही हूँ। किसी और पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन हो, देन वी विल मूव टू अ कोड। मैडम आपने जैसे कहा ये 7 डे पे हम जो 7 है इंडेक्स 0 पे, इस डे पे हम बाय नहीं कर रहे, ऐसे ही? सर इसलिए कि इससे पहले कोई मेरे पास डिजिट मौजूद नहीं है। अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ ना, तो जब मैं माइनस करवाऊंगी सेल में से तो मेरे पास नेगेटिव आउटपुट आएगा। 1 माइनस 7 जो है -6 देगा, नेगेटिव आउटपुट देगा, और प्रॉफिट जो है वो नेगेटिव नहीं होता। तो हम क्या करेंगे कि 1 से स्टार्ट करते हुए आगे की तरफ जाएंगे 4 तक। सही। ओके मैं मुस्कान, मैं यहाँ पे थोड़ा ऐड करना चाह रही थी। यस मैम। ये जो हमें प्राइसेस दी हुई है ना स्टॉक्स की, बिल्कुल ऐसे हैं कि आप मंडे से स्टार्ट कर रहे हो और आगे आगे जा रहे हो, ठीक है। तो आप ऐसे तो नहीं कर सकते कि आपने वेंसडे की कोई चीज़ बाय की और आप बैक इन टाइम जाओ और मंडे को जाके जो है ना वो सेल कर दो। आप ऐसे नहीं कर सकते बिल्कुल ना। तो आप फ्यूचर में जाके उसे सेल कर सकते हो। मतलब आज अगर मैंने कोई चीज़ बाय की है तो मैं वो कल या परसों सेल कर सकती हूँ, प्रीवियस डे में जाके मैं उसे सेल नहीं कर सकती। इसी तरह से हम यहाँ पे ना फॉरवर्ड ही मूव कर सकते हैं, हम बैकवर्ड नहीं आ सकते टाइम में। यस मैम ऐसा ही है।
ऐसा ही है। मैम मैं कोड स्टार्ट करूँ फिर? क्लियर है ये चीज का, कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का। लेफ्ट मेरा यहाँ पे शो कर रहा है कोई बाइंग, और मेरे पास जो मेरा राइट पॉइंटर है इज शोइंग 7। अच्छा जी। तो सबको ये वाली बात क्लियर है कि लेफ्ट को मैंने इनिशियलाइज किया 0 से और राइट को किया है 1 से। अगर कोई मुझे बताना चाहे कि मैंने राइट को 1 से क्यों, राइट को 1 क्यों दिया है, कोई यहाँ पे कोई पार्टिसिपेट ऐड करे या फिर मैं बाय नेम कॉल करूँ? बेसिकली स्लाइडिंग विंडो थी और हमने एक को 0 इंडेक्स पे की और एक को हमने 1 इंडेक्स पे किया ताकि एक एक करके मूव करते थे और हम कंपेयर करते थे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैंने लेफ्ट अपना पॉइंटर और राइट पॉइंटर को किया इनिशियलाइज। मैक्सिमम प्रॉफिट जो मेरे पास है उसको मैंने बाय डिफॉल्ट इनिशियलाइज किया 0 से। ठीक है। अब मैंने व्हाइल लूप लगाया है कि मेरा अगर राइट पॉइंटर लेस है लेंथ ऑफ प्राइसेस से, कि मैंने अपनी ट्रांजेक्शन देखनी है कि ये मेरे पास प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। तो मैं जो है स्टेटमेंट लगाती हूँ कि मेरा जो लेफ्ट प्राइसेस है वो लेस है राइट प्राइसेस से। तो यहाँ पर जैसे कि प्रॉफिट का फॉर्मूला है मैथमेटिकली एंड फंक्शनली कि राइट माइनस लेफ्ट, यानी कि मेरे पास जो सेल है वो माइनस हो रहा है बाय से, तो मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है। अब मैंने क्या किया है, अपना मैक्सिमम प्रॉफिट को यहाँ पर मैंने किया है अपडेट। मैंने अपना मैक्सिमम फाइंड करने के लिए हाँ जी, मैंने अपना मैक्सिमम क्या है, मैंने अपना अपडेट किया है। मैंने अपना मैक्सिमम प्रॉफिट को फाइंड करने के लिए मैंने करंट मैक्सिमम और कंप्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है, उसका मैक्स मालूम किया है। करंट और उसका जब मैंने मालूम किया उसके बाद मैं देखती हूँ कि ये जो ट्रांजैक्शन मैं करवा रही हूँ ये प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। अगर ये नहीं है, अगर ये नहीं है तो मेरा इंक्रीमेंट हो जाएगा राइट पॉइंटर में और मैं रिटर्न करवा दूंगी अपना मैक्स प्रॉफिट। तो जैसे कि मैंने ग्राफिकली समझाया था, ये स्टेप बाय स्टेप वही प्रोसीजर है सारा का सारा। मैंने वहाँ पे भी आपको ये बताया था फार्मूले के बारे में, और यहाँ पे भी फार्मूला ऑलरेडी डिस्कस हुआ हुआ है। बाकी यहाँ पर जो एक पॉइंट ये वाला है एडिशनली, ये फॉर द मैक्सिमम प्रॉफिट अपडेट करने के लिए मैंने ये लगाया है कि करंट मेरा मैक्सिमम क्या है और मेरे पास प्रॉफिट क्या है। तो मैंने जब उसका मैक्स मालूम किया है तो मुझे पता चला है कि मेरे पास ये प्रॉफिटेबल है, मतलब कि जो मेरा मैक्सिमम जो मेरा 5 रिटर्न हुआ था ये प्रॉफिटेबल ट्रांजेक्शन है कि नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर वो इंक्रीमेंट करवाइए। तो इस तरह से मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट है मैक्स पी है वो रिटर्न हो जाएगा। किसी को कोई कंफ्यूजन? मैम मेरे क्वेश्चन है यहाँ पे आपने कहा है ना कि राइट हमारा 1 पे है, ऐसे ही है। तो जो प्राइसेस की लिस्ट में हम अगर जाएं तो उसकी 1 पोजीशन पे हमारे पास 1 पड़ा है, ठीक है। तो राइट पे हमने रख दिया 1 और माइनस अगर एक हम मिनट उससे में करेंगे मलिया। राइट लेफ्ट के पे क्या पड़ा है? हाँ जी, अब बोले। मेरी आवाज आ रही है? जी जी। मैं बोल रही हूँ कि आपने कहा है ना कि लेफ्ट पॉइंटर को आपने 0 इंडेक्स पे रखा है और राइट को आपने 1 पे रखा है, ऐसे ही है। जी उसके बाद जी। आपने देखना है कि जाके कि प्राइसेस के लेफ्ट पे क्या पड़ा है, हमारे पास 7 पड़ा है, ऐसे ही है। और जो प्रॉफिट के राइट पे पड़ा है वो हमारे पास 1 पड़ा है। तो अगर हम 1 माइनस 7 करते हैं यहाँ पे तो फिर वो हमारे पास -6 आता है ना। तो अगर हम मैम इनमें से माइनस करें, अगर जहाँ तक मैं जहाँ तक आइटरेट करके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल मैक्सिमम हमारे पास ऑलरेडी पहले से बाय डिफॉल्ट है, वो मैक्सिमम प्रॉफिट हमारे पास 0 था और उसके बाद प्रॉफिट जो अब अपडेट हो गया है वो -6 है। तो ऑब्वियसली जो इसमें से हमारे पास इसमें से जो हमारे पास आई थिंक मैक्सिमम होगा वो 0 ही होगा, क्योंकि नेगेटिव में चला गया है प्रॉफिट, ऐसे ही होगा ना। ठीक हो मैम गया यहाँ पे, तो फिर वो मैक्सिमम की कंडीशन करके और ठीक है, और राइट पॉइंटर को फिर मूव करवा देंगे और रिटर्न फिर सारी आइट्रेशन करने के बाद वो रिटर्न कर देंगे मैक्सिमम। यस मैम, ऐसा ही है।
कोई और पार्टिसिपेंट कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। समझ आ गई? ओके सर। मैम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखे जाए तो यहाँ पे वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो तो बिग ऑफ ऑफ एन लेगा ना, एन, जी ऑफ एन लेगा। और एक और जो और चीज ऐड स्पेस करेंगे। होगा और स्पेस हम्म। कांस्टेंट होगा। जी लीनियर होगा। ठीक। स्लाइडिंग विंडो में आई डोंट नो इट्स अ वेरी स्पेसिफिक पॉइंट और नॉट, बट मैं जब गो थ्रू कर रही थी टॉपिक तो मैंने एक चीज देखी थी। अम, मैं पूछना चाहूंगी आप लोगों से भी कि मेरे पास ना दो सॉल्यूशंस थे। तो एक सॉल्यूशन जो था वो कॉम्प्लेक्सिटी जो दे रहा था वो दे रहा था ऑफ एन, ठीक है राइट। और दूसरा जो मेरे पास दे रहा था वो दे रहा था ऑफ एन स्क्वायर। ऑफ एन स्क्वायर शायद इसलिए क्योंकि दो लूप्स यूज किए गए थे। तो एक मैम ने ना इंट्रोडक्शन में एक बात बताई थी कि जब आप क्या करते हो, आपके पास स्लाइडिंग विंडो आप नहीं यूज करते और आप आई और जे वाले इंडेक्स यूज करते हो, उनको सम अप करते हो और बाद में आप मैक्सिमम रिटर्न करवाते हो, तो उस वाली अप्रोच में ना ये चीज फिट बैठती है। तो आप जब स्लाइडिंग विंडो करते हो ना तो कॉम्प्लेक्सिटी मोस्ट ऑफ द चांसेस क्या होता है कि आपके पास ये लीनियर या कांस्टेंट या ऑफेन जो है ये आती है। तो मैम हम ना मुझे करेक्ट कीजिएगा, ये वाली बात ठीक है? सॉरी मैम, मैंने आपकी बात नहीं सुनी, आप दोबारा रिपीट कर सकती हैं? मैम मैं ये कह रही थी कि मैं ना कल गो थ्रू कर रही थी ना टॉपिक स्लाइडिंग विंडो का, तो वहाँ पर ना दो कॉम्प्लेक्सिटी की बात की गई थी, ऑफ एन वाली, ऑफ एन स्क्वायर वाली। मैम मलिहा आप भी जवाब दे सकती हैं। तो उसमें ना दो लूप्स थे, जैसे कि मैम बता रही थी मैम अक्सर इंट्रोडक्शन में कि आई और जे, ठीक है। तो आई तो जे वाला जो होता है वो हम सम अप, जैसे कि एक कंटिन्यूटी होती है सब एरे में और हम क्या करते हैं एंड में सब सम अप करवा के एक मैक्सिमम रिटर्न करवा देते हैं ऑफ एन स्क्वायर में। तो उस वक्त तो जो मेरी कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो आती है एन स्क्वायर, जब मैं दो लूप्स इस्तेमाल कर रही हूँ। और जब मैं स्लाइडिंग विंडो के जरिए कोई उसी सम को एक अलग तरीके से कर रही हूँ फॉर यूजिंग दी वन लूप, तो मेरे पास ऑफ एन जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी आती है। तो एक अप्रोच है स्लाइडिंग विंडो वाली जो मुझे ये वाली कॉम्प्लेक्सिटी देता है ऑफ एन, और एक होता है जो लूप आप लगाते हो और एंड में उसको सम अप करके मैक्सिमम निकाल रहे हो अपना आउटपुट, तो वो देता है एन स्क्वायर। तो मैम ये इसमें आप कुछ ऐड करेंगे कि हम ये जो अप्रोच यूज कर रहे हैं इसमें कभी ऐसा हो सकता है कि अगर आप दो लूप्स यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो तो आपके पास जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो एन स्क्वायर आ जाए, लीनियर से आगे चली जाए? आई थिंक वो स्टैटिक में वर्क नहीं करती, मतलब वो एन ही रहती है, पर अगर डायनामिक में चले जाओ ना फिर वो हो सकती है एन स्क्वायर में। और बाकी जो आप दो लूप्स यूज कर रहे हो उसमें एन स्क्वायर ही होती है, इसलिए हम दो इनर लूप्स यूज कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट हो जाता है ना उनका। तो इस वजह से वो तो ब्रूट फोर्स अप्रोच है ना, इससे हम उसको मिनिमाइज करने के लिए कॉम्प्लेक्सिटीज को तो हम उसको फिर एन में ले जाते हैं, तो इस वजह से हम इसलिए उसको तो विंडो स्लाइडिंग हम्म ठीक हो गया मैम। किसी का और कोई जनरल क्वेश्चन? हमारा वैसे भी टाइम एंड हो गया है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क ऑन स्लैक। तो सेशन को फिर एंड करते हैं अगर आप लोगों का कोई सवाल नहीं है तो। मिस मुस्कान, आपने आज बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, और अभी तक तो मेरे ख्याल नहीं है किसी का कोई क्वेश्चन भी होगा। मिस अक्सा ने भी अपनी सारी स्लाइड्स को मतलब इजीली ऐसी वर्डिंग में एक्सप्लेन किया है कि हर एक पार्टिसिपेंट को अच्छे से समझ आ जाए। अगर फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन है इसके रिलेटेड आज के टॉपिक के, देन आप प्लीज अपनी क्यूरी जो है वो स्लैक पे शेयर कर दें और हम उसे देख लेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो फिर कल फर्दर उसको डिस्कस कर लेंगे। ओके देन, टाइम हमारा ये खत्म हो चुका है। स्लाइड जो है ना शेयर कर दीजिए। जी जी। जी जी जरूर। और आज का टाइम खत्म हो चुका है, तो अल्लाह हाफिज एवरीवन। ओके, अल्लाह हाफिज।